डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपके इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग करते हुए आपको समझाती हूँ कि ये कॉलोनियल पीरियड आखिर होता क्या था। तो बच्चों यहाँ से आप शुरुआत कीजिए कि जब पूरे विश्व में स्पेशली औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो हर एक देश अपने लिए एक ऐसे देश की तलाश में था जो उसे कच्चा माल दे सके उसकी इंडस्ट्री के लिए, और साथ ही दे सके उसे एक बड़ा सा बाजार ताकि वो अपनी वस्तुओं को वो वहां पर बेच सके। और उसके बाद पूरी दुनिया में बच्चों होड़ शुरू हो गई, और इस होड़ को शुरू करने वाला कोई देश था तो वो था स्पेन। स्पेन के बाद ब्रिटेन और सभी जो पश्चिमी देश हैं वो धीरे धीरे इस होड़ में आगे बढ़ने लगे, और वो नए नए देशों की खोज करने लगे और उन देशों पर अपना आधिपत्य जमाने लगे। पहले बेगिंग के जरिए, मतलब पहले प्लीज 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 इस शब्द से शुरुआत हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करके वहां की पूरी इकोनॉमी को उन्होंने अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। ऐसा सिर्फ इंग्लैंड ने नहीं किया था, नोटिस बच्चों, ऐसा सिर्फ इंग्लैंड ने नहीं किया था, पुर्तगाल ने किया था, फ्रांस ने किया था, स्पेन ने किया था। जिस देश के पास पहुंचने में आसानी हुई वो वहां पहुंचकर धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे, और धीरे धीरे एक देश सिर्फ एक कॉलोनी बनकर रह गया, जिसमें एक था रूलिंग कंट्री, एक ऐसा देश जो उस पर आधिपत्य जमाया हुआ था, और एक देश जो उसके अंडर कंट्रोल था। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी के अंडर कंट्रोल हैं तो आपकी अपनी इच्छा, अपनी अच्छाई, अपनी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है बच्चों। और ठीक ऐसा ही हो रहा था कॉलोनियल पीरियड के देशों के पास। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ये कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत किस विचार से शुरू हुई ये बातें, और कैसे धीरे धीरे इंग्लैंड इनमें सबसे आगे निकल गया, और एक समय तो ऐसा आया कि पूरे विश्व पर 75% इंग्लैंड का ही अधिकार रह गया था। और उसी टाइम पीरियड में जो एक हमारा बहुत ही प्यारा और सुंदर देश है भारत, उसके ऊपर भी इंग्लैंड का आधिपत्य हो गया था। तो इस आधिपत्य ने हमें क्या क्या दर्द दिए, हमारी इकोनॉमी को किस जगह पर लाकर छोड़ा, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। लेकिन आप किसी की दुर्दशा को कैसे समझ सकते हैं जब तक कि आप ये ना जानते हो कि उसकी दशा थी कैसी। अरे भाई, जो पहले से गरीब था उसके लिए गरीबी मायने नहीं रखती, लेकिन जो अमीर था कभी, उसके लिए गरीबी बहुत मायने रखती है बच्चों, तोड़ देती है अंदर से। और ठीक वैसा ही हमारे भारत देश के साथ भी हुआ, और हम इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने कॉलोनियल पीरियड आप अच्छी तरह समझ पाए कि औपनिवेशिक शासन में भारत की इकोनॉमी की किस तरीके से दुर्दशा हुई है, मैंने दो पार्ट में इसे बांट दिया है। एक है प्री कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक शासन से पूर्व। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इंडियन इकोनॉमी थी कैसी। तो उस समय के लिए अगर मैं एक शब्द कहूं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, बड़ी ही वाइब्रेंट इकोनॉमी थी ये। वाइब्रेंट मैं इसलिए कह रही हूँ, कंपायमान मैं इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि आप जरा देखिए कि जहां पर वाइब्रेशन होता है, अगर आप वाइब्रेशन वाली किसी मशीन, किसी रॉड को हाथ में पकड़ लेते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है वो पूरे शरीर में फील होता है। ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ हैंड में फील हुआ। तो ठीक ऐसी थी अपनी इंडियन इकोनॉमी, वाइब्रेंट थी। जब इसमें विकास होता था तो हर क्षेत्र का विकास था, समृद्धि हर एक क्षेत्र में थी। ऐसा नहीं कि एक सेक्टर बहुत आगे और एक सेक्टर पीछे, कि ऐसा नहीं था बच्चों कि एग्रीकल्चर बहुत आगे तो विनिर्माण में हम कहीं से पीछे। तो उस समय की जो इकोनॉमी थी इतनी वाइब्रेंट थी कि एक भी सेक्टर में अगर प्रोग्रेस हुई है, एक भी क्षेत्र में विकास हुआ है बच्चों, तो उसका असर सभी क्षेत्रों पर स्पष्ट दिखाई देता था। तो बड़ी इस तरह की इकोनॉमी को हम सभी इकोनॉमिक्स बहुत ही एनर्जेटिक इकोनॉमी कहते हैं। और इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल भी अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व
औपनिवेशिक शासनकाल से पूर्व एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी बच्चों। उसके साथ अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर फील्ड की, कृषि क्षेत्र की, कैसा था हमारा कृषि क्षेत्र, तो मैं कहूंगी फ्री। मैं क्यों कह रही हूं, उसमें एजेंट नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज है, एजेंट नहीं हुआ करते थे जैसे कि अंग्रेजी शासनकाल में थे। किसान बिल्कुल स्वतंत्र था अपनी पसंद की फसल उगाने के लिए। हाँ, उसे टैक्सेशन देना पड़ता था, लेकिन उसकी फसल के उत्पादन के अकॉर्डिंग वो अपने देश को देता था अपना योगदान, लेकिन अपनी इच्छा से दिया करता था। तो एक तरह से आप समझिए कि इकोनॉमी जो फील्ड था उसमें एक फार्मर जस्ट लाइक अ किंग, अपने खेतों का राजा हुआ करता था वो। और साथ ही बच्चों, ये जो फील्ड था उसमें पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर थे, हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। और उस समय की जनसंख्या जो थी बच्चों वो लगभग 65, मैं इसे 65 to 85 इसीलिए कह रही हूं कि उस समय जो भी फार्मर बनता था उसकी फैमिली में बेरोजगारी की समस्या कम रहती थी। क्यों? क्योंकि एक तो कृषि उत्पादन ज्यादा था और दूसरा पूरा का पूरा गांव एक सिस्टम पे चलता था बच्चों। और इस सिस्टम की बड़ाई तो फ्रेंच यात्री बर्नियर ने भी की थी। उन्होंने भारत के गांव और भारत के किसानों की स्थिति देखकर बच्चों कोट किया था कि भारत के किसान मिस्र के किसानों से भी धनी हैं। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारे किसानों के लिए। वहां सब कुछ सिस्टमेटिक था, जिसका जो काम था, किसान के लिए अनाज उगाना था वो अनाज उगाता था, उसको अगर लोहे की हल की जरूरत है तो उसको बनाने के लिए गांव में ही लोहार था, उसे अगर किसी और चीज की अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है तो उसी गांव में सेवा वर्ग मिल जाता था। मतलब पूरा का पूरा गांव बच्चों पूरी तरीके से आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी नहीं हुआ करती थी। तो एग्रीकल्चर जो फील्ड था बच्चों वो वाकई कहा जा सकता है कि सोना नहीं, और किसी और से, हीरे से अगर मैं उसकी तुलना करूं तो भी वो कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर उतना रिच था। अब दूसरा फील्ड जिसे हम हस्तशिल्प उद्योग या अंग्रेजी में हैंडीक्राफ्ट कहते हैं बच्चों, उसे समझ लीजिए। ये हैंडीक्राफ्ट हमारी पहचान हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल, ढाका के मलमल की बात आपने सुनी होगी कि मलमल की एक पूरी 5 मीटर लंबी साड़ी को इतनी छोटी माचिस के डिबिया में से गुजार दिया करते थे उस समय के कारीगर, और वो भी हाथ से कढ़ाई करके, मशीनों से नहीं। तो सोचिए कितना बारीक काम हुआ करता था हमारा रिच हैंडीक्राफ्ट जो था उसने पूरे विश्व में हमारी पहचान बनाई थी। और इस पहचान के कारण ही एक नहीं, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड सभी देश हमारी ओर आकर्षित भी हुए थे। तो बहुत ही रिच था हमारा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं कि उस समय का ट्रेड कैसा था, हम व्यापार कैसा किया करते थे, वी आर वेरी गुड रिच। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं बच्चों? इसलिए क्योंकि हमारे पास था केरल की छोटी इलायची, मसालों की खुशबू जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। हमारे पास था ढाका का मलमल जिसकी पूरे विश्व में बहुत पुरजोर मांग हुआ करती थी। तो बच्चों इतनी सारी और इतनी बहुमूल्य चीजें थी जिसे हम बड़े आराम से एक्सपोर्ट किया करते थे। हमारा निर्यात ज्यादा था और आयात कम था, और इसीलिए हम उस समय की एक बड़ी ही समृद्ध और रिच इकोनॉमी के लोग माने जाते थे। तो इतनी अच्छी इकोनॉमी थी हमारी जब तक कॉलोनियल पीरियड हमारे देश में स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने दुर्दशा शब्द का, या जिसे हम कहते हैं ना एक्सप्लॉयटेशन शब्द का उपयोग इसीलिए किया बच्चों कि एक बहुत ही रिच और बहुत ऊंची जगह पर बैठी हुई इकोनॉमी को इस कॉलोनियल पीरियड ने बिल्कुल भी नीचे घसीट कर ला कर रख दिया। ये आपको समझना होगा। अब ये सारे काम और किस तरीके से किए गए, उससे यहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किस तरीके से शोषण हुआ हमारी इकोनॉमी का, उसे मैंने 3 सेक्टर में बांटकर आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करती हूँ बच्चों एग्रीकल्चर फील्ड की। मैंने जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ पहले
किसान अपनी खुशी से अनाज उगाता था, अपनी चॉइस से उगाता था और अपनी खुशी से ही अपने राजा को कर भी दिया करता था। उसके बीच में कोई एजेंट सिस्टम नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ही आपने एक प्रथा का नाम सुना होगा, जमींदारी प्रथा। यही था वो एजेंट सिस्टम जिसने बर्बाद कर दिया हमारी खेती को। पूरे के पूरे खेत की बोली लगाकर कोई एक जमींदार खरीद लेता था बच्चों, और उसके बाद जितना खजाने में पैसा जमा करना है, जैसे उसने 10 लाख में बोली खरीदी तो वो एक पूरे गांव के लिए 10 लाख रुपए अंग्रेजी जो फंड था उसमें जमा करा दिया और फ्री। और उसके बाद उसकी जितनी इच्छा हो या उसकी जितना वो शोषण करके इकट्ठा कर सकता है वो उतना शोषण करता था हमारे किसानों का। 15 लाख 20 लाख उसकी इच्छा के अनुसार वो वसूलता था कर। तो जब इतना शोषण होगा तो अगली फसल के लिए किसान के पास कुछ बच ही नहीं जाता था, और अब उसकी मजबूरी थी कि वो अपनी फसल के उत्पादन के लिए और कर्ज ले और बीजों के इंतजाम के लिए और कर्ज ले। तो एक और तो जो कमा रहे हैं वो टैक्सेशन में चला गया, जमींदार के पास चला गया, और दूसरी ओर कर्ज के दलदल में पांव फंसते ही चले गए। तो एग्रीकल्चर जो हमारा कभी बहुत ही आत्मनिर्भर हुआ करता था बच्चों, सिर्फ उनकी एक प्रथा जिसे आप अलग अलग हमारे स्टेट में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और फिर ये जमींदारी अलग अलग नामों से जाना गया बच्चों, लेकिन इस एजेंट सिस्टम ने हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की धज्जियां उड़ा दी और उसका इतना अधिक शोषण किया कि हम आज तक उस शोषण से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। इसके साथ ही बच्चों जो हमारी एक आदत थी कि हम अनाज उगाते थे, सेटिस्फैक्शन के लिए अनाज उगाया करते थे, तो उन्होंने किसानों को भी व्यापारी बना दिया। व्यापारिक फसलें, नगदी फसलें जिनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही डिमांड था, जैसे कि नील, कपास, और यहाँ तक बच्चों कि बिहार के खेतों में तो अफीम तक की खेती करवाई गई किसानों से, और उस पूरे माल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा इंग्लैंड ने। वो तो समृद्ध हुआ पर हमारी जमीनें अपनी उत्पादकता, अपना जो भी उपजाऊपन था वो पूर्णतः खो चुकी थीं। और आज तक हम इल्जाम इस बात का लगाते हैं कि इस प्रथा में हमारी कृषि का ढंग परंपरागत था इसलिए कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा। एक्चुअली बच्चों उस समय किसानों से वो सभी हक और अधिकार छीन लिए गए थे जो वो अपनी जमीन के लिए, अपने खेतों के लिए कर सकते थे और करते आए थे। अब विनिर्माण, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखिए बच्चों, मैंने जैसा कि बताया कि हैंडीक्राफ्ट हमारा काफी रिच था। हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा लोग काम नहीं किया करते थे, ओनली 10%। आप कहीं भी सर्च करेंगे तो मिलेगा कि कॉलोनियल पीरियड से पहले भी हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन हाँ जो भी बनता था वो नायाब होता था बच्चों। तो उस सेक्टर को और भी पूरी तरीके से बर्बाद करने में कॉलोनियल पीरियड ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक सुनने में आया कि हस्तशिल्प करने वाले जो कलाकार थे उनके हाथों तक को अंग्रेजों ने कटवा दिया। इकोनॉमी पे इसका इतना बुरा असर पड़ा कि जिस चीज के हम एक्सपोर्टर थे, निर्यात किया करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ढाका का मलमल, और बर्तनों पे बहुत सुंदर कारीगरी के लिए हम जाने जाते थे, लकड़ियों पे सुंदर कारीगरी के लिए हम लोग जाने जाते थे। उस पूरे के पूरे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बर्बाद कर दिया इस अंग्रेजी शासनकाल, या मैं कहूँ तो कॉलोनियल पीरियड ने। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग किया एक बाजार के रूप में बच्चों, सिर्फ एक मार्केट बना के छोड़ दिया। यहाँ की जो भी अच्छी चीजें होती थी, अच्छा रेशम था उसे वो अपने यहाँ ले जाते थे, अच्छा कपास था उसे वो अपने यहाँ ले जाते थे, और वहां से अपने मशीनों से तैयार करके निर्मित माल को देश में बेचा करते थे। और उस पर भी जो उन्होंने दोहरी नीति अपनाई बच्चों, जो उनकी आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की नीति थी, उसने भी पूरी तरीके से बर्बाद किया देश को, कि हमारे द्वारा किया गया जो भी निर्यात था
उस निर्यात को उन्होंने महंगा नहीं किया, बल्कि बहुत ही सस्ते दरों पे ले जाते थे। और जो भी आयात होता था उनके यहाँ से, जो भी साड़ियाँ या जो भी निर्मित माल आता था बच्चों, उस पर किसी तरह का कोई टैक्सेशन नहीं होता था और पूरा फायदा इंग्लैंड की सरकार को मिलता था। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया को उनकी ये आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति ने एक्सप्लॉइट कर लिया। अब बात कर लेती हूँ मैं उस अर्थव्यवस्था की, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समय में क्या कंडीशन उन्होंने की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी साख गिराने की कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी अंग्रेजी शासन काल ने। उन्होंने इस पूरे सेक्टर पे अपनी प्रशुल्क नीति, अपना ट्रेड जो भी उनका नियम था, उसको इस तरीके से लागू किया कि पूरे विश्व में इंडिया 200 पीरियड तक में दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाया था बच्चों। ओनली 90% उसका व्यापार सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ होता रहा था। और यहाँ से पूरा का पूरा कच्चा माल वहां जाता रहा था और वहां से बना हुआ माल यहाँ पर आता रहा था। तो उनकी जो कुछ नीतियां थी बच्चों, उन्होंने शोषण की हदें पार कर दी थी। और हमारा कॉलोनियल पीरियड में इन सब का जो इम्पैक्ट हुआ, अगर मैं उसे पॉइंट आउट करूं, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हो गई थी स्टैग्नेट। अब स्टैग्नेट, या जिसे हम कहते हैं गतिहीन अर्थव्यवस्था, उसे समझ लीजिए वो कौन सी इकोनॉमी होती है। वो इकोनॉमी है बच्चों जिसमें पर कैपिटा इनकम कुछ रह ही नहीं जाती। और यहाँ मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। 1860 से लेकर 1925 के बीच में बच्चों हमारी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बढ़ने का जो प्रतिशत था वो 0.5 था, 0.5। आप खुद देख सकते हैं कितना कम था। और उस पर से भी 1925 से 1950 तक जो ये दर थी बच्चों, वो मात्र 0.1 था। और उस समय इंडिया में डेथ रेट बहुत हाई थी और लोगों की जीवन प्रत्याशा ओनली 40 इयर्स, 40 साल की उम्र भी बहुत बामुश्किल कोई भारतीय जी पाता था। तो ये कंडीशन थी हमारी। इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से स्टैग्नेट कर दिया था। उसके बाद बच्चों बैकवर्ड अर्थव्यवस्था, इन्होंने हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बैकवर्ड करार दे दिया था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, क्योंकि इनके शोषण की वजह से हम नई टेक्निक अपनाने की कंडीशन में नहीं थे और ना ही हम कोई ऐसी नीति ला रहे थे जिससे हमारे एग्रीकल्चर या हमारे इंडस्ट्रियल एरिया या हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में किसी तरह की वृद्धि हो। तो ये दो तरह का जो ये स्टैग्नेट और बैकवर्डनेस इन्होंने हमें गिफ्ट में दिया इस कॉलोनियल पीरियड ने, उसने इंडियन इकोनॉमी की जड़ें हिला दी बच्चों। और ये उसी का असर है कि हम आज तक अपनी इकोनॉमी को विश्व की सबसे अच्छी इकोनॉमी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये था आपका इंडियन इकोनॉमी का एक इंट्रोडक्शन पार्ट #1। उम्मीद करती हूँ कि आप इस इंट्रोडक्शन से जरूर प्रभावित हुए होंगे। चैनल पे बने रहिए। अब इसी के साथ इसी सीरीज को मैं पूरा करते